तो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का सर्कल्स। सर्कल का मतलब क्या हुआ? गोला हिंदी में बोला जाता है वृत्त। शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो वृत्त होता है ये। इसका मतलब क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। लोकस पिछले में पढ़े थे हम लोग, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर जो पॉइंट्स रखे गए होंगे उनको जोड़ने पे जो फिगर हमको मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोला जाता है। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर मिले गए जो पॉइंट्स होते हैं उनको जब ट्रेस किया जाता है तो इसी को जो प्रोफाइल बनता है हमारा, इसी को सर्कल बोला गया। जिसमें ये सेंटर होता है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये हमारा सरकमफेरेंस होता है और ये हमारा एरिया सर्व करता है। ये तो हुआ सर्कल का बेसिक। अब तुम्हारे में क्या क्या चीज़ें हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक नाम से बता रहा है, कोइंसाइडिंग सेंटर्स। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है बाबू, कॉन का मतलब होता है कोइंसाइडिंग और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर्स। जब भी सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हो, मतलब सेम सेंटर से जब मैं सर्किल को बना रहा हूँगा, सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग है, इन सारे सर्कल्स को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि इनका सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, कॉमन सेंटर है। कॉमन सेंटर है इन सारे सर्कल्स का, इसको कोइंसाइडिंग बोला जाएगा। इक्वल सर्कल का मतलब क्या हुआ? एक सर्कल को कौन डिफाइन करता है? उसका रेडियस डिफाइन करता है। सही। एक रेक्टेंगल को कौन डिफाइन करता है? लेंथ और विड्थ उसका। सही ना? जिस भी पैरामीटर या जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प करके हम लोग उस फिगर को बनाते हैं वही उसको डिफाइन करता है। तो एक सर्किल को रेडियस बनाता है, याद रखना, रेडियस से ही डिफाइन करते हैं हम लोग कि रेडियस उसका बड़ा तो सर्किल बड़ा, रेडियस छोटा तो सर्किल छोटा। तो अगर दो सर्किल्स दिए गए हैं, उनका रेडियस बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? इक्वल सर्कल्स नाम देते हैं। अगला क्या है? सरकम स्क्राइब्ड सर्कल। ठीक। अब एक सर्किल के अंदर अगर कोई पॉलीगन बनता है तो सरकम स्क्राइब्ड बोलते हैं हम लोग उसको। सरकमफेरेंस के अंदर, सरकम स्क्राइब्ड का मतलब सरकमफेरेंस के अंदर। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, ये सब केवल नॉमेनक्लेचर है। सरकम स्क्राइब्ड सर्कल, सरकम स्क्राइब सर्कल का मतलब सर्किल के अंदर कोई पॉलीगन बनाया गया। वो पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, कल को हो सकता है इसके अंदर रेक्टेंगल बना दे, अंदर होना चाहिए, सर्किल के अंदर होगा तो सरकम स्क्राइब, मतलब सरकमफेरेंस ने घेरा हुआ है। एक होता है इनस्क्राइब्ड सर्कल। इनस्क्राइब्ड सर्कल नाम से पता चला है, इनसाइड सर्कल, सर्कल इनसाइड हो जाए, मतलब किसी भी पॉलीगन के अंदर सर्किल जब बन जाएगा तो उसको इंस्क्राइब्ड बोलते हैं हम लोग। कोई पॉलीगन हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पॉलीगन हो सकता है, ये पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। मतलब जब सर्किल अंदर बनेगा तो उसको इंस्क्राइब्ड बोलते हैं, और सर्किल के अंदर कोई बनेगा तो उसको सर्कमस्क्राइब्ड बोलते हैं। ठीक। कॉर्ड। अब यहाँ से हमारे मेन जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है, कॉर्ड। फिर से सेगमेंट देखा जाएगा क्या करता है वो। ठीक है, सेक्टर समझ लेंगे थोड़ा सा क्या होता है। फिर थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें थ्योरम है, और उसी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी थ्योरम का भी डेफिनेशन डेरिवेशन वगैरह पूछ लेता है, थ्योरम कैसे डिराइव किया गया। सबसे पहली चीज कॉर्ड क्या होती है सर? व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड का मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता हो। सही है ना? दो पार्ट में डिवाइड करता होगा ये। मतलब अगर मैंने एक सर्किल बनाया और एक लाइन मैंने ऐसे बनाया, ये सर्किल को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये दोनों, ये हमारा क्या कहा जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सर कॉर्ड। और जो सर्किल डिवाइड होता है इसको बोला जाता है सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट। ये हमारा सेगमेंट होता है, मेजर सेगमेंट, क्योंकि बड़ा है इसलिए मेजर नाम दिया गया, ये छोटा पोर्शन है इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग माइनर। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, और ये कॉर्ड होता है। तो एक सर्किल में सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन हो जाएगा? डायामीटर। इसी कॉर्ड को सरकाता हुआ मैं यहाँ तक ले जाऊँ, सेंटर से जब पास करेगा तो ये सर्किल को दो जगह पे इंटरनली टच करना चाहिए। कॉर्ड का मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्किल को दो जगह पे इंटरसेक्ट करता है या टच करता है इंटरनली। इंटरनली टच करेगा तो उसी लाइन का नाम देते हैं हम लोग कॉर्ड। ठीक।
और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो डायामीटर होता है हमारा। सही है। कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखी गई हैं। अ कॉर्ड, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। हाँ, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज उसको देखते हैं। देखो, कॉर्ड जो होता है सर, कॉर्ड के ऊपर अगर मैं रेडियस ड्रॉप करता हूँ, सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉप करूंगा तो क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग? इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी का सहारा ले सकते हैं। ये सेंटर है, सपोज करो दिस इज आवर कॉर्ड, यहाँ से मैंने एक लाइन को ड्रॉप किया, हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। सर इसको मिला लेते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। सही, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। अब ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनके सामने की एंगल्स बराबर हो जाएंगे। सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी नहीं भी दिखाओगे तो भी काम चल जाएगा। सिंस ओ ए इक्वल्स ओ बी, तो हमको पता है सर अगर दो साइड्स बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस साइड के सामने ये एंगल है, इस साइड के सामने ये एंगल है। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल मिला करके कितने होने चाहिए, मान लेता हूँ इसको 1 इसको 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला करके 180 डिग्री होने चाहिए। और हमको यही पता है ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकता हूँ। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और वही हो जाएगा एंगल 2। मतलब ये दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं ये एक दूसरे को। तो कॉर्ड जो होता है सर, कॉर्ड पे अगर मैं रेडियस सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉप करता हूँ तो वो उसको क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ये बात भी समझ में आती है हमको। अब एक और है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड का लेंथ बराबर है तो वो सेंटर से क्या होता है, बराबर होता है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको अगर याद रखोगे तो सवाल आसानी से लगा सकते हो तुम लोग। क्या बोला जा रहा है कि अगर कॉर्ड्स का लेंथ सेम है सर, किसी भी सर्किल में मैंने दो कॉर्ड्स को अगर बनाया है, दो या दो से अधिक कितने बना सकते हो तुम। ये सर्किल है, सपोज करो एक कॉर्ड मैंने यहाँ बनाया, एक कॉर्ड मैंने यहाँ बनाया, और दोनों का लेंथ बराबर है सर। ए बी सी डी ये कॉर्ड है, और अगर ए बी सी डी बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर डिस्टेंस पे होंगे। ये डिस्टेंस भी दोनों का क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। अगर कॉर्ड का लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगे, सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे। एक बोला गया है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। इसी चीज को उल्टा बोला गया है कि अगर कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पर है देन दे मस्ट बी ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, अगर कॉर्ड का लेंथ बराबर है तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होगा, या अगर सेंटर से बराबर दूरी पर है तो कॉर्ड का लेंथ बराबर होगा। इसी चीज को बोला गया इसमें। ठीक है ना। सेगमेंट के बारे में समझ लिए हम लोग, ये माइनर सेगमेंट होता है, ये मेजर सेगमेंट होता है। कॉर्ड जहां भी डिवाइड करेगा उसमें जो छोटा पोर्शन होगा उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, जो बड़ा पोर्शन होगा उसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे थ्योरम स्टार्ट होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला थ्योरम देखते हैं जरा। पहला थ्योरम ये बोलता है कि एक कॉर्ड जो है जितना एंगल सेंटर पे बनाएगा वो डबल होता है किसी भी सरकमफेरेंस पे बनाने का। ठीक है ना। मतलब एक सेगमेंट में क्या लिखा है, द एंगल इन विच an arc of a circle subtends at the center is double that which subtend at any point on the remaining part of the circumference। मतलब क्या हुआ इसका, ये थ्योरम 5 है एज पर योर सेलिना किताब। सेलिना के हिसाब से थ्योरम नंबर 5 है। स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा तुमको कि एक आर्क जितना एंगल सेंटर पे बनाता है वो डबल होता है सेम आर्क जब किसी भी सरकमफेरेंस किसी पॉइंट सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर एंगल बनाएगा तो। मतलब सर एक सर्किल है मान लेते हैं, ये आर्क का मतलब देखो क्या होता है कि कोई भी एक पोर्शन तुमने लिया, सपोज करो ए और बी, तो ये जो बना हमारा इसी को बोलते हैं आर्क। ये माइनर आर्क होता है और ये हमारा मेजर आर्क होता है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो कॉर्ड यहाँ बनाया गया था, याद करो यहाँ पे कॉर्ड रहा होगा, तो कॉर्ड जो डिवाइड करता है ये हमारा माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। लेकिन जब सरकमफेरेंस को डिवाइड करता है सर वो, तो माइनर आर्क और मेजर आर्क में वो डिवाइड करता है। तो हमसे क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो आर्क है ए बी, या तुम इसको भी ले सकते हो, मैं छोटे वाले को लेके चल रहा हूँ, ये जो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा सर
वो सरकमफेरेंस पे जो भी एंगल बनाएगा सेम आर्क उसका डबल होगा। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 2 थीटा होना चाहिए, डबल होना चाहिए। अब इसी चीज़ को हमें प्रूव करके बता देना है। कैसे प्रूव किया जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट काम हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ से मैं एक लाइन को ड्रॉप करूँगा जो कि सेंटर से पास होता हुआ जाएगा। यहाँ पे ये इसको मैं बोल देता हूँ ओ, ए बी हो ही गया हमारा, और इसको बोल देते हैं सी। यहाँ तक सही है। अब इस ट्रायंगल में देखो ए ओ सी में, इन ट्रायंगल ए ओ सी वी नो डेट ओ ए ओ सी के बराबर है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस है क्योंकि ये रेडियस है सर। अब अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में बराबर है तो उनके सामने का एंगल भी बराबर हो जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। तो देयरफॉर एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी ओ, अच्छा ये बराबर होगा ना, ये बराबर हो जाएगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, रीजन लिख सकते हो तुम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। और एक चीज और पता है हमें, एक किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ऑल्सो एंगल, देखो ये दोनों एंगल्स को जोड़ूंगा तो ये बाहर वाला एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में हम लोग पढ़े हैं ये बात, किसी भी ट्राइंगल में दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटर्नल अपोजिट एंगल के बराबर होता है। दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट वाले एक्सटीरियर के बराबर होता है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो। इसी तरीके से सर मैं इस एंगल और इस एंगल को जोड़ूंगा तो इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल हमारा कैसा बना हुआ है, इस तरीके का कुछ ट्रायंगल बना हुआ है, इस तरीके का कुछ ट्रायंगल है। तो सर दिस दिस इनके अपोजिट एक्सटर्नल कौन है, ये है, वही चीज़ यहाँ बनाया गया है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल सी ए ओ या ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, ए ओ डी के बराबर है, एंगल ए ओ डी के बराबर है। सर ये दोनों के दोनों बराबर हैं, ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्वाइस एंगल ए सी ओ, ठीक है, ट्वाइस एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। ये लिखा जा सकता है क्योंकि ये और ये दोनों बराबर, यहाँ प्रूफ किया मैंने, ओ ए सी ओ दोनों बराबर है। तो मैं इस ओ ए सी की जगह पे ए सी ओ लिख सकता हूँ, तो ट्वाइस एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। सिमिलरली मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि दिस, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि अगेन ये रेडियस है, और इन दोनों को जोड़ करके यहाँ मिलने वाला है हमको। तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ सिमिलरली, तुम भी एग्जाम में लिख के आ सकते हो ये बात। सिमिलरली एंगल क्या लिया था, ए सी ओ लिया था, इधर क्या लूँगा बी सी ओ, ट्वाइस एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। सर दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ दिया जाए। दोनों को जैसे ही जोड़ूंगा, टू टू को मैं कॉमन ले सकता हूँ, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। सही है। ए सी ओ बी सी ओ का मतलब पूरा एंगल सी है, therefore ट्वाइस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी बी ओ डी मिलाकर क्या है, ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी। और यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी जो है, ये जो एंगल है इस पूरे का डबल है, वही चीज़ हमें प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ दिस एंगल। तो याद रखना इस चीज़ को, कोई भी आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो डबल होता है किसी भी सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाता है। देखो यहाँ पे कैसे इसको कह सकते हैं, यहाँ मान लो एक सर्कल है और यहाँ पे कोई मैंने आर्क लिया इस तरीके से, और सेंटर ये रहा, यहाँ पर ये जो एंगल बनाएगा ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ अगर मान लो एंगल थीटा बनाता है, सेम यही पॉइंट, सेम यही आर्क अगर सरकमफेरेंस पे थीटा बनाता है तो सेम यही आर्क सेंटर पे कितना बनाएगा, 2 थीटा बनाएगा। फिगर कैसा भी हो सकता है, तुम्हें आर्क से मतलब होना चाहिए, बस आर्क को देखेंगे और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे। अब दूसरा थ्योरम 6 जो बोलता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब इसी प्रॉपर्टी का, इसी थ्योरम का यूज करके हम अगला थ्योरम बनाते हैं कि अगर सेम सेगमेंट में जो एंगल्स बन रहे हैं
वो बराबर लेंथ के होंगे, है ना। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट कौन बनाता है? कॉर्ड बनाता है, बहुत बढ़िया। कॉर्ड बनाता है सेगमेंट। अगर सेम कॉर्ड से सेम सेगमेंट में सरकमफेरेंस को टच करता हुआ अगर मैंने एंगल बनाया है तो दोनों का लेंथ बराबर होगा। इसको देखते हैं, थ्योरम 6 है ये तुम्हारी किताब में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? इसका प्रूफ याद रखना बाबू, एग्जाम में पूछ सकता है प्रूफ। क्वेश्चंस तो आते ही हैं इस पे, वो तो कहने की बात ही नहीं है, क्वेश्चंस आसान आते हैं। थ्योरम 6 क्या कहता है कि किसी भी सर्कल में अगर मैंने एक आर्क लिया है या एक सेगमेंट लिया है ए बी, और ये सपोज करो इधर एंगल ऐसा बना रहा है और इधर एंगल ऐसा बना रहा है, तो ये दोनों के दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कहने का इसका मतलब है। तो इसको कैसे प्रूव किया जाएगा सर? सबसे पहले क्या करो, यहाँ से सेंटर को ज्वाइन कर लो। सेंटर को मैंने ज्वाइन कर लिया और इसको नाम देता हूँ मैं सी, इसको नाम देता हूँ डी, ए ओ है। हमको पता है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ट्वाइस, ट्वाइस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या होगा? सेंटर का एंगल, एंगल ए ओ बी। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ ट्वाइस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए ओ बी, एंड ट्वाइस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। सर ये वाला और इसको लिया मैंने, ये वाला और इसको लिया मैंने, ठीक। यहाँ पे ये दोनों बराबर है, डेट मीन्स ट्वाइस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए डी बी। ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेम सेगमेंट में कॉर्ड है यहाँ पे, सेम सेगमेंट में अगर सेम कॉर्ड ने एंगल जो बनाया होगा वो दोनों का एंगल आपस में बराबर होने वाला है। ये हमारा ये वाला थ्योरम कहता है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला थ्योरम जो है हमारा, अगला थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर 7, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। किसी भी सेमी सर्कल में अगर एंगल बनाया गया है, मतलब कॉर्ड कौन होगा? डायामीटर, तभी तो सेमी सर्कल बनेगा। कॉर्ड कौन हो गया? डायामीटर हो गया। अब डायामीटर अगर किसी भी सेगमेंट में एंगल बना रहा होगा तो सर वो 90 डिग्री हो जाता है। अब इसको भी प्रूव कर लिया जाए। थ्योरम जो है 7 है। एक थ्योरम अगर याद है तुम्हें, सारे थ्योरम्स को तुम निकाल सकते हो। अगेन सर्किल है हमारे पास, ठीक है। सर्कल थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक सर्कल है हमारे पास और ये हमारा सेंटर है और ये हमारा डायामीटर है, क्योंकि हमें क्या करना है? सेमी सर्कल की बात कर रहा है। तो ये जो डायामीटर है, अब सी बात है, फिर से अगर कोई एंगल बनाता है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है। अब इसको प्रूव करके दिखाना हमको। ए ओ बी, इसको डी बोल देता हूँ। अभी अभी हमने पढ़ा कि कोई भी कॉर्ड या कोई भी आर्क सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाएगा वो सेंटर का डबल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस एंगल ए डी बी, ट्वाइस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। और ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन, तो 180 डिग्री होगा वो। ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाई 2। ये 2 को मैं नीचे ला दिया, 90 डिग्री हो गया ये। यही चीज़ हमको प्रूव करके बताना है वहाँ पे कि अगर किसी सर्कल में क्या क्या चीज़ देखे हम लोगों ने, सर्कल में जितना एंगल सेंटर पे बनेगा वो डबल होता है सरकमफेरेंस के। दूसरी चीज़ क्या देखी? सेम सेगमेंट में एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। तीसरा क्या देखा हम लोगों ने कि जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक, क्वेश्चंस को तुमको खुद लगाना है बाबू, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो मैं सारा कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ। अगला जो है थ्योरम 8, ये बेस्ड है हमारा साइक्लिक प्रॉपर्टीज पे। साइक्लिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि किसी भी सर्किल के अंदर जब मैं क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ और वो क्या करे, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेज सर्कल को टच कर रहे हो, मतलब सरकमफेरेंस को टच कर रहे होंगे, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये हुआ कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जो सर्किल के सरकमफेरेंस को टच कर रहे हो, वर्टिसेज जो है वो सरकमफेरेंस को टच कर रहे होंगे, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को वी कॉल एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब इसमें क्या बोलता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, देखते हैं उसको भी। थ्योरम 8, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड हमारे थ्योरम्स है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अभी बताया मैंने क्या होता है।
ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके वर्टिसेज सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करते होंगे, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेज टचेज द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब इसमें क्या प्रूव करना है हमको कि अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री, और दोनों एंगल्स का सम अगर 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया था, साइन का कॉस हुआ, टैन का कॉट हुआ, सेक का कोसेक हुआ, इसी वजह से। ठीक है, कैसे प्रूव किया जाएगा सर? जो अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसी की मदद लेंगे। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सबसे पहले मिलाते हैं इसको मिला लेते हैं, और इसको मैं आर्क लेके चलता हूँ, ए सी को पूरा, ए बी सी को पूरा आर्क लेके चलता हूँ। हमें पता है कि सर जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो डबल होगा। यहाँ पे सेंटर पे वी कैन राइट एंगल ट्वाइस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी बोल सकते हैं, अगर मैं इसको कॉर्ड लेकर के चल रहा हूँ तो। और सेम इसी को ही मैं कॉर्ड लेकर के चलूंगा तो ये भी तो एंगल बना रहा है, ये भी लिख सकता हूँ मैं ट्वाइस एंगल ए बी सी। ये वाला एंगल इधर वाले के बराबर हो जाएगा। बोलो, चाहे तुम इधर से कॉर्ड ले लो, एडीसी को कॉर्ड लोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्क था, तो ये आर्क के ये दो पॉइंट है, इधर जो एंगल बनाएंगे वो डबल होगा इस एंगल के डबल हो जाएगा। लेकिन अब इसको एओसी लिखा है तुमने तो इसको भी एओसी नहीं लिख सकते हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल एओसी, क्योंकि वो क्या है, बड़ा एंगल है हमारा। सही है ना? अरे भाई यहाँ एंगल एओसी यूज किया ना, इसको भी तो एओसी ही लिखूंगा मैं, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल एओसी। रिफ्लेक्सिव एंगल पढ़े हैं ना, 180 से बड़ा जब हो जाता है तो। ठीक, अब इन दोनों को क्या कर दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए। दोनों को जब जोड़ा जाएगा, लेट दिस एज इक्वेशन टू दिस इक्वेशन टू 1 and 2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस रिफ्लेक्स एंगल एंगल ए ओ सी। सर वी नो डैट इन दोनों एंगल्स को जब मैं जोड़ूंगा तो सेंटर पे कितना मिलता है हमको, 360 डिग्री होता है कि नहीं, 360 डिग्री होता है। तो सर यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री, और ये 2 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा बाई 2, 180 डिग्री। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, ये दोनों एंगल्स को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली मैं यहाँ से भी बोल सकता हूँ दिस एंगल एंड दिस एंगल, बोथ को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे 180, इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाएगा। तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। यहाँ शॉर्ट में समझाया हूँ बाबू, पूरा लिखना पड़ेगा तुमको, है ना, इसके आगे लिखना पड़ेगा, एंगल्स मेड एट द सर्कमफेरेंस इज हाफ, या एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ या ट्वाइस ऑफ एंगल मेड एट सर्कमफेरेंस। रीजन लिखना पड़ेगा तुमको, पहले मानना पड़ेगा इंटरएंगल दिस एंड दिस, या कंसीडरिंग ए बी सी एज एन आर्क, एंगल ए डी सी ट्वाइस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। स्टेटमेंट लिख करके इसको सॉल्व करना है तुमको। आगे थ्योरम नंबर 9 क्या बोलता है, सारे थ्योरम निपटा दिए जाएं। थ्योरम 9 बोलता है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। हरी बात समझ में, कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट वाले के बराबर हो जाता है। ये हमको प्रूव करके बताना है, इसको भी कर लेते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरम नंबर 9 क्या बोलता है ये, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, मतलब हमें क्या प्रूव करना है सर, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अपोजिट टू इंटीरियर, अपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा। ये अगर है तो इसका अपोजिट इंटीरियर कौन है, ये है, इसको प्रूव करके बताना है। सर अभी अभी हमने पढ़ा कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, का सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं कि नहीं, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री। अरे अभी अभी तो कराया थ्योरम नंबर 8, बोलते क्या नहीं होगा तुम लोग फिर। एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी
प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी अभी हमने पढ़ा क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यहाँ लिखना पड़ेगा तुमको, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अगेन हमको पता है सर दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस बी सी ई इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन है सर, तो इस पे जो भी एंगल बनेगा उनका समेशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेट दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2, दोनों को क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बी सी डी से बी सी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो बी सी डी से बी सी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल बी ए डी माइनस हो जाएगा एंगल डी सी ई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि 180 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला हमें, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई। और यही हमको प्रूव करके दिखाना था कि अपोजिट जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर के बराबर हो जाता है। तो हमारा जितना भी थ्योरम था इस पर्टिकुलर चैप्टर सर्कल से वो कंप्लीट हो चुका है।